हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस पिछली जो कक्षाएं हुई हैं, यानी कि इससे जो पहले हमारी कक्षाएं हुई हैं, उसमें हमने होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे हमारे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। आज से आपके टेक्सटाइल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 22 डिस्कस किया था, उसके हमें दो क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार करना है। तो एक बार आप देख लीजिए। जो आपका 48 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें आपने फर्नीचर व्यवस्था के बारे में बात की थी, यानी कि फर्नीचर के इतिहास में आपको बारोक शैली का टाइम पीरियड बताना था। तो आपको पता है कि जब फर्नीचर व्यवस्था पढ़ते हैं तो आप उसमें 4 शैली पढ़ते हैं। एक था आपका रीनेसेंस, एक था आपका बारोक, एक था आपका रोकोक, एक था आपका नियो क्लासिक। तो कल एक क्लास हमने जो कल की हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने इन चारों का टाइम पीरियड और ये कहाँ की व्यवस्था है, हमने ये डिस्कस किया था। लेकिन इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी 22, उसमें आपको जो ये बारोक शैली का टाइम पीरियड बताया गया था वो था 1775 से 1800। जबकि ये आपका जो टाइम पीरियड है ये आपका नियो क्लासिक का है। ठीक, तो थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा। ये आपका नियो क्लासिक का टाइम है 1775 से 1800, और जो बारोक शैली का है वो आपका 1500 से 1750 है। यानी कि जो सही है, जो आपकी बुक में दिया गया है, वो 1550 से लेकर 1750 है। हालांकि ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना है, तो ये आपका सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। एक बार हम चारों शैली के टाइम पीरियड को डिस्कस कर लेते हैं। कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले आपके पास आता है रीनेसेंस। रीनेसेंस का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, तो वो है 1400 से लेकर 1800 माना जाता है। ठीक, उसी में आपका आता है बारोक शैली, जिसका टाइम पीरियड ये है, अभी अभी आपने डिस्कस किया। फिर 1715 से 1775 आता है आपका, ये क्या है, ये है आपका रोकोक शैली। और बचा आपका 1750 से 1800, तो ये हो जाता है आपका नियो क्लासिक। ठीक, ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 48। साथ ही साथ एक क्वेश्चन आपका और थोड़ा सा गलत हुआ था, इसे भी आप सुधार कीजिएगा। हालांकि जब हमने थ्योरी की क्लासेस डिस्कस किया था तो वहाँ पर इसे भी डिस्कस किया था कि संबंधों के नियम के नाम से आप किसे जानते हैं। तो जब आपने डिजाइन के सिद्धांत पढ़े थे, कितने थे, 5 थे। तो उसी में जो आपका अनुपात आता है, अनुपात को संबंधों के नियम के नाम से जानते हैं। ये आपका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये तो थी आपके जो उस दिन हमसे मिस्टेक हुई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं, आप पूछ रहे थे कि ये हमारा पूरा रिवीजन कैसे होगा। तो आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। आपको टेक्सटाइल के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, न्यूट्रिशन साइंस के नाम से मिलेगी, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से मिलेगी, एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से मिलेगी, और एक आपका क्या बच रहा है, एक आपका बच रहा है होम मैनेजमेंट। तो ये सारी की सारी थ्योरी की क्लासेज हो चुकी हैं, आपके चैनल पर ये पड़ी हैं अभी। आप जाइए, स्पीड बढ़ाकर इसे देख सकते हैं। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके चैनल पर ये प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस पड़ी हैं, एक भी क्लासेस हटी नहीं है। भाई, क्लासेस को हटाने के लिए नहीं बनाया गया है, ना कोई आपकी क्लास प्राइवेट हुई है और ना ही कोई क्लास हटाई गई है। तो आप जाइए, स्पीड बढ़ाकर देख लीजिए, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स बना लीजिए। ठीक, चलिए, ये तो हमारा कल का यानी कि परसों का पोर्शन था, जिसमें हमें थोड़ा सा करेक्शन करना था। बढ़ते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। आपको पता है कि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल के क्वेश्चन। आप
पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा, या हो सके तो आप अपने पास अगर नोट्स बनाए हैं टेक्सटाइल की तो उसको लेकर बैठिएगा। जो क्वेश्चन ना आए उन्हें आप उसमें से देख लीजिएगा, या पेन और नोटबुक साथ में रखा कीजिए जब आप प्रैक्टिस करते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है या जो क्वेश्चन आपसे बीच में पूछा जाता है, आप उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए और बाद में देखिए जाकर अपने नोट्स में कि क्या ऐसा था जो आपको नहीं आया। आपको अब हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, यानी कि चाहे वो आपका टेक्सटाइल हो, आपके पाँचों ब्रांच कवर अप हो चुके हैं। अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब हम थ्योरी की क्लासेस कर रहे थे, तो हम मंडे टू सैटरडे जितना पढ़ते थे, उतने की प्रैक्टिस हम संडे को कर लेते थे। तो आपके पास क्वेश्चनों का भी देखा जाए तो भंडार है, आपके पास कम क्वेश्चन नहीं है। कल यानी कि जो इससे पहले हमने होम मैनेजमेंट का प्रैक्टिस किया था, शायद से उसकी 4 क्लासेस हमने ली थी और 4 क्लासेस में 50-50 क्वेश्चन थे। तो 200 क्वेश्चन आपने कल ही कर लिए। उससे पहले हमने 50 के आसपास क्वेश्चन एक कंप्लीट टेस्ट किया था। और जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो भी हमने जब हम थ्योरी की क्लास कर रहे थे तब भी हमने प्रैक्टिस किया था। तो हर ब्रांच का क्वेश्चन आपके पास है और अभी तो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। तो आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस लगाते रहिए, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रोपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुण में कौन से कारक योगदान देते हैं? जो वस्त्रोपयोगी रेशे हैं, उनके जो आपस में सटने की क्षमता के गुण हैं, उसमें कौन से कारक योगदान देते हैं? क्या रेशों की सूक्ष्मता एवं सतह प्रकृत करती है? रेशे की लंबाई एवं कटाई के द्वारा होती है? उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं वस्त्रोपयोगी रेशे के आपस में सटने की क्षमता के गुण का, तो वो है आपके रेशे की क्षमता और सतह की प्रकृति। ये आपको जो रेशे की क्षमता कैसी है और उसकी सतह की प्रकृति कैसी है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर पुनः अपना पूर्व आयतन प्राप्त कर लेता है कहलाता है। आपने जब पहली क्लास टेक्सटाइल के लिए थी तो हमने वहां पर टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी पर चर्चा किया था। अगर आप उस टर्मिनोलॉजी को पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो वहां से बन ही जाते हैं, ठीक। आप एक बार उसको जरूर देखिएगा। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के नाम से क्लास है, शायद से आपकी पहली या फिर दूसरी क्लास ही होगी टेक्सटाइल की। तो वहां पर आपने 2 चीज देखा था। एक तो आपने ये देखा था कि आप रेशों को दबाते हैं, दबाने के बाद वो अपने पूर्व आयतन को ग्रहण कर लेता है, तो वो क्या कहलाता है, जो कि आपके क्वेश्चन में अभी पूछा गया है। एक आपने देखा था कि जब आप रेशे को खींचते हैं, जैसे लंबाई में खींचते हैं, और जब खींचने के बाद उसे आप छोड़ देते हैं तो वो अपने पूर्व आकार को ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, ठीक। तो रेशे का वह गुण जिसमें रेशे को दबाने के बाद छोड़ने पर वो अपने पुनः आयतन को ग्रहण कर लेता है, वो कहलाता है प्रतिस्कंदता। और जब आप उसे खींचने पर, यानी कि जब आप उसे खींचते हैं और छोड़ देते हैं और वो अपने पुनः आयतन को ग्रहण कर लेता है, पुनः अपने जो आकार है उसको ग्रहण कर लेता है, तो वो कहलाता है प्रत्यास्थता, ठीक। लचीलापन क्या है, तो अगर कोई धागा है वो बिना टूटे ही मुड़ जा रहा है, तो वही जो उसके मुड़ने का गुण है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, वही आपका लचीलापन कहलाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा होगा। सबसे कम घर्षण प्रतिरोध रेशा कौन सा होगा? क्या वो 4 खानेदार सूती कपड़ा होगा, मोटा सूती कपड़ा होगा, साटिन होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं कम घर्षण प्रतिरोध वाले रेशे की, तो उसमें जो मोटी सूती का कपड़ा होगा वो क्या होगा, वो कम घर्षण प्रतिरोध वाला रेशा होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
4 है। वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। जब ये टेक्सटाइल आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप परीक्षण पढ़ते हैं। हालाँकि हमने क्वेश्चन के माध्यम से करवाया है, इसका एक अलग से थ्योरी की क्लास हमने नहीं ली थी। तो आपको इसमें क्या देखना है, जो ये परीक्षण किए जाते हैं वस्त्रों की पहचान के लिए, उसमें आपका आता है विलेयता, विदारण यानी कि वो जो फाड़ कर, विदारण, दहन परीक्षण, जलाकर, माइक्रोस्कोपिक परीक्षण। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण, ठीक? ये सारे के सारे आपके परीक्षण ही हैं। आप इन सारे विधियों से परीक्षण करते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका, वो हो जाता है माइक्रोस्कोपिक परीक्षण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है खिंचाव व तनाव ग्रहण करने के पश्चात अपनी मूल लंबाई को प्राप्त करने वाला रेशा कहलाता है। यानी कि अगर कोई रेशा है जो कि खिंचाव और तनाव को ग्रहण करने के पश्चात आप उसे खींच रहे हैं, आप उसे तन रहे हैं, उसको जब छोड़ देते हैं तो छोड़ने के बाद वो अपनी पूर्व लंबाई को या जो उसकी मूल लंबाई है उसको प्राप्त कर लेती है, तो क्या कहलाता है? क्या वो इलास्टिक रिकवरी कहलाता है, अवशोषकता कहलाता है, लचीलापन कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, एक क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किया था, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्थता। तो प्रतिस्कंदता में क्या कर रहे थे, आप चीजों को दबा रहे थे। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझिए, जैसे जो कंबल होता है, एक आप कंबल ले लीजिए, कंबल आप फोल्ड कर लीजिए, कंबल को जितना छोटा बना सकते हैं उसको फोल्ड कर लीजिए। मान लीजिए इतना बड़ा कंबल था आपका, आपने यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया, आपने इतना बड़ा एक बना लिया, इतना बड़ा कंबल। अब आप इस पर यहाँ पर बीच में प्रेस करिए, यानी कि उसको दाबिए, दाबने पे वो बिल्कुल आपका हाथ गड्ढे सा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप छोड़ेंगे वो वापस उसी तरह का हो जाएगा। तो ये आपने क्या देखा था, ये देखा था, ये आपका प्रतिस्कंदता था। लेकिन ये जो खिंचाव को ग्रहण कर रहा है, यानी कि जैसे कोई धागा है, आपने खींचा, इतना बड़ा था, यहाँ पर हम फिर से देखते हैं, माना कोई धागा था, इतना बड़ा था, आपने उसे खींचा, वो इतना बड़ा हो गया, लेकिन जब आपने छोड़ा तो वो वापस से इतना ही बड़ा हो गया। तो ये चीज क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है इलास्टिक रिकवरी कहलाता है। ठीक, क्या कहते हैं इसको हम, इसे हम इलास्टिक रिकवरी के नाम से जानते हैं। इसी को आप प्रत्यास्थता भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर नहीं है। आपको बताना है, यहाँ पर 4 दिए गए हैं जिसमें से 3 तो आपके प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर हैं, एक नहीं है, कौन सा नहीं है? जूट नहीं है, गांजा नहीं है, कॉयर नहीं है, क्यूप्रामोनियम नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो क्यूप्रामोनियम है, ये प्राकृतिक सेलुलोजिक नहीं है, प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर के अंतर्गत नहीं आता है। ये तीनों आपके आते हैं प्राकृतिक सेलुलोजिक फाइबर के अंतर्गत। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, रेशे या वस्त्र की खुरदरी सतह पर रगड़ या घिसावट सहने की क्षमता कहलाती है। ये जो रेशे हैं या फिर जो आपके वस्त्र हैं, ये इनकी खुरदुरी सतह पर जो रगड़ या फिर जो घिसावट सहने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है, अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाती है, बंधन क्षमता कहलाती है, या फिर ये प्रतिस्कंदता कहलाती है। तो हमें पता है ये जो रगड़ सहने की क्षमता है, ये आपका अपघर्षण प्रतिरोधकता के नाम से जाना जाता है, या फिर ये अपघर्षण प्रतिरोधकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पेंडेक्स तंतु है, कैसा तंतु है? क्या ये ताप प्रतिरोधक है, क्या ये पानी प्रतिरोधक है, या फिर यह इलास्टामेरिक है, या फिर ये अग्नि प्रतिरोधक है? अगर हम बात कर रहे हैं स्पेंडेक्स की, तो ये आपका एक इलास्टामेरिक तंतु होता है। ठीक,
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सल्क की संरचना होती है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें सल्क पाए जाते हैं। क्या ऊन में पाया जाता है, लिनन में पाया जाता है, कपास में पाया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने पढ़ रखा है सल्कों की संख्या। सल्क किसमें पाए जाते हैं, ऊन में पाए जाते हैं। जरा एक बार बताइएगा कि जो आपने श्रेणी पढ़ी थी, ऊनों की श्रेणी पढ़ी थी, उसमें आपका जो श्रेणी वाला था, उसमें आपका जो प्रथम श्रेणी का ऊन था, उसमें सल्कों की संख्या कैसी होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, सल्क कैसे पाए जाते हैं। यानी कि जो आपके निम्न श्रेणी का ऊन है, उसमें सल्कों की संख्या अधिक होगी, या जो आपके उच्च श्रेणी के ऊन होते हैं, उसमें सल्कों की संख्या अधिक होगी। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सल्कों की संख्या आपको किसमें अधिक देखने को मिलती है। ठीक, देखिए, अगर आपको बीच बीच में जानवरों की आवाज़ या फिर पंछियों की आवाज़ आए तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा एंजॉय कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है शीशे की छड़ जैसी संरचना पाई जाती है, इनमें से ऐसा कौन सा रेशा है जिसमें शीशे के छड़ के समान संरचना आपको देखने को मिलती है। लिनन है, जूट है, कपास है, या फिर वो सिल्क है। अगर हम बात कर रहे हैं कि शीशे के छड़ के समान जो संरचना आपको दिखाई देती है, वो आपको सिल्क में दिखाई देती है। सिल्क यानी कि रेशम। अगर हम बात कर रहे हैं रेशम की, तो जरा एक बार बताइएगा कि रेशम में कौन सा प्रोटीन और कौन सा गोंद पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कपड़े का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा कपड़े का सिद्धांत है। क्या इंडिविजुअलिटी है, यानी कि व्यक्तिकता है, कन्फॉर्मिटी है, या जिसे हम कहते हैं अनुरूपणीयता है, टैटूइंग है, गोदना है, यानी कि आपने टैटू बनवाया है उसी से ये बोल रहा है, या फिर मॉडेस्टी है, यानी कि शालीनता है। तो जब आपने टेक्सटाइल की पहली या दूसरी ही क्लास ली होती है, तभी आपको थोड़ा सा टेक्सटाइल का इतिहास बताया जाता है कि लोग पहले कपड़ा क्यों पहनते थे। तो उसी में आप देखते हैं, कपड़े के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो जो कपड़े का सिद्धांत होता है वो आपका मॉडेस्टी होता है, यानी कि शालीनता होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर को ढकने के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़े के लिए उपयोग में आने वाला शब्द है, यानी कि जो आप अपने शरीर को ढकने के लिए जिन कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तमाम प्रकार के कपड़ों का प्रयोग करते हैं, तो उन कपड़ों को आप क्या कहते हैं। क्या उसे पहनावा कहते हैं, वस्त्र कहते हैं, ढांचा कहते हैं, या फिर कपड़ा कहते हैं। तो अगर हम जो जो हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़े तो हम विभिन्न प्रकार के पहनते हैं, उस कपड़े को हम क्या कहते हैं, तो उस कपड़े को हम कहते हैं वस्त्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वस्त्र मंत्रालय नवंबर कितने में सृजित हुआ, यानी कि आपको बताना है जो ये वस्त्र मंत्रालय है ये इसका सृजन कब हुआ। 1959, 1970, 1977, 1985। अगर आप बात कर रहे हैं वस्त्र मंत्रालय की, तो इसका जो सृजन हुआ था वो हुआ था 1985 में। अगला क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न सघनता वाले कपड़े का क्या लचीलापन होता है, आवरण कम होता है, भार कम होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर बात कर रहे हैं निम्न सघनता वाले कपड़े की, तो जो कपड़ा निम्न सघनता वाला होगा उसके भार में कमी होगी, यानी कि उसका भार क्या होगा, उसका भार कम होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, आब ए रवा का अर्थ है। आब ए रवा का अर्थ क्या होता है, बहता पानी, ओस की बूंद, पानी जैसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं कि आब ए रवा
वफ़्ते हवा और एक था आपका शबनम। ये सब किसकी विशेषताएँ थी? तो ये जब हमने बनारस के ब्रोकेड को पढ़ा था, जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो बनारस के ब्रोकेड में ये सारी की सारी विशेषताएँ हमने देखी थी। आपको बताना है जो आब ये रवा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो आब ए रवा का अर्थ होता है बहता पानी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। आपको बताना है कि ASTM का सही पूर्ण रूप है, यानी कि आपको ASTM का फुल फॉर्म बताना है। क्या ये ऑल स्टैंडर्ड फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेक्सटाइल एंड मटेरियल है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ये ASTM का फुल फॉर्म है, वो होता है आपका अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। इसे नोट डाउन करिएगा, ये क्या है? तो अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। वस्त्र को जलाने पर जब वह सिकुड़ता है और कड़ी मोती बनती है तो वो वस्त्र कहलाता है, यानी कि वो ऐसा कौन सा वस्त्र है? यहाँ पर आप कर रहे हैं जो दहन परीक्षण है। जब आप रेशे का दहन परीक्षण पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसे आप जलाएंगे तो वो सिकुड़ेगा, यानी कि पीछे हटेगा और कड़ी मोती जैसा वो आपको हो जाएगा। तो वो कौन सा वस्त्र है? क्या सूती है, क्या रेशमी है, क्या लीनन है? अगर हम बात कर रहे हैं कड़े मोती जैसा हो जाता है, तो आपने ऊन जब पढ़ा था तो उसमें भी देखा था जो ऊन होता है वो कड़े मोती जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे रेशम की। तो जब वस्त्र जलता है तो वो सिकुड़ता है, यानी कि पीछे हटता है। कभी भी आप रेशम का धागा ले लीजिए, जब आप उसे जलाएंगे तो वो पीछे हटेगा और कड़ी मोती सा बन जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से तने से प्राप्त होने वाला कपास है, सॉरी तने से प्राप्त होने वाला रेशा है क्या? कपास है, रेशम है, लिनन है, या फिर रेयॉन है? अगर आप पहली क्लास देखेंगे जो हमने पढ़ा था रेशों का वर्गीकरण, तो आपने क्या देखा था? आपने देखा था रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक, यानी कि जो रेशा था, एक था आपका प्राकृतिक और एक था आपका कृत्रिम। ठीक। एक था आपका प्राकृतिक, एक था आपका कृत्रिम। प्राकृतिक में आपने 3 देखा था। एक देखा था वानस्पतिक, एक देखा था जांतव, एक देखा था आपने खनिज रेशा। खनिज रेशे में आपने बात किया था सोना, चांदी, एस्बेस्टॉस, इनकी बात की थी। जांतव में आपने सिर्फ 2 देखा था। कौन कौन सा? एक था आपका रेशम, दूसरा था आपका ऊन। लेकिन जो वनस्पति वाला था उसमें आपने 3 देखे थे। एक तो देखा था तना, एक पत्ती और एक बीज। बीज में आपने कपास और कापोक को देखा था। तने में आपने लिनन, जूट, इन सबको देखा था। तो यहाँ पर आपको बताना है जो तने से प्राप्त होने वाला रेशा है वो तो है आपका लिनन का। जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि उस पौधे का क्या नाम है जिससे आप लिनन को प्राप्त करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? जब आप मैन्युफैक्चरिंग आप पढ़ते हैं फाइबर का, किसी भी फाइबर का मैन्युफैक्चर पढ़ते हैं, तब वहाँ पर आप कुछ प्रोसेस देखते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से किसमें आप ओटाई विधि का प्रयोग करते हैं। क्या वो आपका नायलॉन है, रुई है, रेशम है, या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जो आपका रुई था, कपास था, कॉटन था, इसी में आप ओटाई की प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। लिनन कहाँ से प्राप्त होता है? अगर हम बात करें लिनन की, तो क्या ये कपास से होता है, क्या ये फ्लैक्स के पौधे से होता है, रबर से होता है, या फिर ऊन से होता है? तो अगर हम बात कर रहे हैं लिनन की, तो ये तो प्राप्त होता है आपको फ्लैक्स के पौधे से। लेकिन एक बार ये बताइएगा कि मिस्र को किसकी भूमि कहते हैं, या फिर लिनन की भूमि किसे कहते हैं? ठीक।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पुनर्विकसित सेलुलोजिक तंतु है। क्या वो रेयॉन है, एक्रिलिक है, अल्पाका है या फिर लिनन है। अगर हम बात कर रहे हैं पुनर्विकसित पुनर्विकसित सेलुलोज, तो वो आपका एक है कौन सा, रेयॉन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से पत्ते से प्राप्त होने वाला रेशा है, कौन सा है। पिना है, सीसल है, उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी आपने तना और बीज के उदाहरण देखे। ये पत्ते में कौन आता है, तो पत्ते से जो रेशा प्राप्त होता है वो है आपका पिना और सीसल। ये जो पिना होता है ये अनानास के पत्ते से प्राप्त होता है। सीसल क्या है, सीसल एक आपका एक पौधा है ये भी, तो ये सीसल के पत्ते से प्राप्त होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने कोया किस में पढ़ा था। तो जब आपने कपास का चैप्टर पढ़ा था तो कपास को ही जो है कपास में ही आपने कोए देखे थे। तो कोए से बीज को अलग करने की जो प्रक्रिया थी, कोए यानी कि जैसे जो आपका कॉटन होता है तो वो इस तरह से होता है ना, तो जो ये आपका इसी में आपका बीज होता है। तो कपास कोए से बीज को अलग करने की जो प्रक्रिया है, क्या वो बेल यानी कि बेलिंग कहलाती है, कार्डिंग कहलाती है, नैपिंग कहलाती है या फिर गिनिंग कहलाती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोए से बीज अलग करने की प्रक्रिया, तो वो आपका क्या कहलाती है, वो आपका गिनिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। जूट एक है, जूट क्या है, क्या रासायनिक रेशा है, तने का रेशा है, कोए का रेशा है या फिर जांतव रेशा है। अगर हम बात कर रहे हैं रासायनिक रेशा, तो जो आपका रासायनिक विधियों से तैयार होता है वो आपका रासायनिक रेशा होता है, जिसमें आपने रेयॉन सबसे पहले पढ़ा था। तना, ये जूट जो होता है आपका तने से प्राप्त होता है। तना, ये जो रेशा है जूट का, ये मजबूत नहीं होता है, तो इसका उपयोग हम वस्त्र बनाने में नहीं करते हैं। हम करेंगे कहाँ इसका प्रयोग, तो जो ये सजावटी सामान बनते हैं, जो बोरे, टाट, ये सारी चीज़ें बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपके जूट से बनती हैं। अगर हम बात करें कोए से, तो कपास में कोया होता है। जानताओं में आपने दो देखा, एक देखा ऊन और एक देखा आपने रेशम। हालांकि जो ऊन है आपका, ये कई जानवरों से प्राप्त होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कपास को साफ करने की विधि है, जो कपास है, कपास को साफ करने की विधि क्या कहलाती है। क्या गिनिंग है, बेलिंग है, कॉम्बिंग है या फिर पिकिंग है। तो आपको पता है गिनिंग वही कपास साफ करने की, जैसे जो कोए को अलग किया जाता, कोए से बीज को अलग किया जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही अभी आपने देखा गिनिंग कहला रही थी। बस थोड़ा सा प्रश्नों में हेर फेर किया जा रहा है। आप जब कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठाकर देखेंगे, या जो PYQs हैं अलग अलग स्टेट के, तो आप देखेंगे यही सारे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, और बस थोड़ा सा पैटर्न में इनके चेंज किया गया है। बाकी यही क्वेश्चन आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। आपका जो पिछली बार TGT का एग्जाम हुआ था, उसी में यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ वुल के चैप्टर से ही पूछे गए थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। किस रेशे में ताप सहन करने की क्षमता होती है। ऊन में, रेशम में, कपास में या फिर जूट में। आपको पता है कि ये जो ऊनी होते हैं, जो रेशमी होते हैं, ये कपड़े आप गर्मी के मौसम में कैरी करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो सबसे अच्छा ताप सहन की क्षमता रखता है, वो रखता है आपका कपास। कपास ही ऐसा रेशा है जो कि ताप सहने की क्षमता अधिक रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। लीनन है, लीनन कैसा फाइबर है।
क्या ये सिंथेटिक फाइबर है? क्या ये प्राकृतिक फाइबर है? क्या ये मानव निर्मित सेलुलोजिक फाइबर है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है कि ये जो लिनन होता है ये एक प्राकृतिक फाइबर होता है। प्राकृतिक में भी वानस्पतिक जगत का होता है। वानस्पतिक में भी ये आपके तने से प्राप्त होने वाला होता है। अब देखिए एक कैसे कड़ी से प्राकृतिक में वानस्पतिक है, वानस्पतिक में भी आपका ये तने से प्राप्त होने वाला है। ये जो आप तने से प्राप्त करते हैं किसके तने से? तो फ्लैक्स का जो पौधा होता है उसी के तने से आपको लिनन की प्राप्ति होती है। और लिनन को प्राप्त करने के लिए जो समय लगता है वो 7 साल का समय लगता है। ये आपका काफ़ी महँगा कपड़ा होता है, इसे हम राजसी वस्त्र कहते हैं। ये शांति का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। ज जूट जूट तंतु को कहते हैं। ये जो जूट होता है इसे आप क्या कहते हैं? चांदी तंतु, ताम्र तंतु, स्वर्ण तंतु या एल्युमिनियम तंतु। तो ये जो जूट तंतु होता है इसे आप कहते हैं स्वर्ण तंतु के नाम से जानते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा चुका है और ये हम अपनी क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो सफेद सोना होता है वो आपका कपास को ही हम सफेद सोना के नाम से जानते हैं। बाकी जूट आपका अभी अभी आपने देखा ये होता है क्या? ये होता है आपका स्वर्णिम रेशा या स्वर्णिम तंतु के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ये आपके पहली क्लास का ही है, यानी कि जब आपने वर्गीकरण पढ़ा था तो वहीं पर देखा था। अगर आपने टेक्सटाइल की पहली और दूसरी क्लास ले ली तो आपने समझिए आपने बहुत कुछ पा लिया है। आपने आधा टेक्सटाइल बोले तो आपने आधा टेक्सटाइल समाप्त कर लिया है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे टर्म डिस्कस किए जाते हैं जो कि आपको शुरू से लेकर अंत तक टेक्सटाइल में पढ़ने होते हैं। तो ये जो कपास है ये बीज से प्राप्त होता है, अनानास पत्ते से प्राप्त होता है, नारियल जो है वो नारियल की छाल का प्रयोग किया जाता है या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें बताना है सुमेलित कौन है। तो बीज से हमें कपास यानी कि कपास बीज से प्राप्त होता है। आपने देखा था क्या कि जो कपास और कापोक यही तो थे जो कि हमें बीज से प्राप्त हो रहे थे। अगर बात करें अनानास की पत्ती से रेशे प्राप्त किए जाते हैं तो हाँ सही है कि पत्तियों से आपको 2 पिना और सीसल प्राप्त हो रहे थे। नारियल की छाल से आप रेशा प्राप्त करते हैं, यानी कि ये उपरोक्त सभी आपका सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। अनानास पौधे के किस भाग को कपड़ा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? जैसे आप लिनन में क्या करते हैं? तने का प्रयोग करते हैं। वैसे ही आपको बताना है कि जो अनानास का पौधा है वो उसमें आपका कौन सा भाग आपके कपड़ा बनाने में प्रयोग होता है? जड़ का, तना का, फूल का, पत्ती का। तो अभी अभी आपको पता चला, यानी कि आपने अभी अभी देखा, स्टार्टिंग से अभी तक आपने 32 क्वेश्चन देख लिया जिसमें आपने 3 से 4 बार जिक्र कर लिया अनानास का। तो ये जो अनानास का पत्ता होता है इसी से आप क्या बनाते हैं? इसी का उपयोग करके हम वस्त्र बनाने का कार्य करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्षार से निम्न में से किन वस्त्रों को हानि नहीं पहुंचती है? यानी कि ऐसे कौन से वस्त्र हैं जिनमें आप क्षार का प्रयोग कर सकते हैं? रेशमी तंतु, सूती तंतु, नायलॉन वस्त्र या फिर टेरिकॉट वस्त्र। तो हमें पता है कि अगर हमें क्षार डालना है तो हम सूती वस्त्र पर डाल सकते हैं। ठीक? सूती वस्त्रों के लिए आप क्षार का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा
तौलिया बनाने के लिए प्रयुक्त हैं। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन-सा रेशा है, कौन-सा कपड़ा है, कौन-सा रेशा है जो कि तौलिया बनाने के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा होता है, हम उपयोग करते हैं। सूती है, नायलॉन है, टेरिकॉट है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे अच्छा होगा, फिलहाल इस ऑप्शन को देखते हुए सूती कपड़ा जो होता है, वो आपके तौलिया के लिए सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको ऑप्शन में लिनन मिलेगा, तो लिनन सबसे उपयुक्त होता है, ठीक? अभी तो आपका क्या है, सूती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक तंतु है। पहली बात, आपने अभी-अभी वर्गीकरण देख लिया है, इसीलिए आपको बिल्कुल आसान हो गया होगा ये समझना कि कौन प्राकृतिक है, कौन वानस्पतिक है, कौन प्राणिज है, कौन-सा खनिज है, कौन-सा कृत्रिम है, ठीक? लिनन है, पॉलिएस्टर है, नायलॉन है, एक्रिलिक है। अगर हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक की, तो ये तीनों के तीनों आपके कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। ये जो आपका लिनन है, यही आपके प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। इसी को हम तने से प्राप्त करते हैं, फ्लैक्स नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसको इसकी जो एक कटाई होती है या एक बार जो इसकी बोआई कटाई होती है, उसमें 7 साल का समय लगता है। इसे हम राजसी वस्त्र के नाम से जानते हैं। मिस्र को हम लिनन की भूमि के नाम से जानते हैं। ये विनम्रता का प्रतीक होता है, राजसी का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, शांति का प्रतीक होता है, ठंडक ये ठंडक देने वाला होता है। आपको पता है कि जो ममीज़ होती हैं, ममीज़ को इसी में लपेट कर रखा जाता है ताकि उनको शीतलता प्रदान हो। तो ये इसकी तमाम विशेषताएँ हैं किसकी? लिनन की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। आपको बताना है कि सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का गुण पाया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो नमी सोखने की क्षमता है वो किस में है? क्या वो सूती में है, ऊनी में है, रेयॉन में है या फिर रेशम में है? तो जो आपने अभी-अभी देखा था कि जो ये ऊन होता है, रेयॉन होता है, रेशम होता है, ये इनमें जल अवशोषक क्षमता उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी सूती में होती है। तो सबसे अधिक आर्द्रता अवशोषण का जो गुण पाया जाता है, वो पाया जाता है सूती वस्त्र में, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से स्टेपल तंतु का उदाहरण है। आपको बताना है कि कौन-सा इसमें स्टेपल तंतु है। रेशम है, कपास है, नायलॉन है या फिर डेक्रोन है। तो आपको पता है कि जो हमारा रेशा होता है, ये आपका फिलामेंट और स्टेपल 2 प्रकार के होता है। अगर हम लंबाई के आधार पर इनका वर्गीकरण करें, तो ये जो हमारे रेशे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका फिलामेंट और एक होता है स्टेपल। फिलामेंट मतलब जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिसे आप मीटर में नापते हैं, वो आपका होता है फिलामेंट। अगर हम बात करें ये जो आपका स्टेपल होता है, तो हम इसे इंच या फिर सेंटीमीटर में नापते हैं और ये छोटे रेशे होते हैं। जितने भी आपके जितने भी आपके प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, वो सारे के सारे आपके होते हैं स्टेपल, और जितने भी आपके कृत्रिम जगत के रेशे होते हैं, वो होते हैं आपके फिलामेंट। लेकिन अब यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा, प्राकृतिक रेशा 2 दिख रहा होगा और बताना आपको स्टेपल है। तो आपको पता है कि हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जितने भी प्राकृतिक जगत के रेशे होते हैं, वो सारे के सारे स्टेपल होते हैं सिवाय रेशम के। अपवाद स्वरूप रेशम ही एकमात्र ऐसा प्राकृतिक रेशा है जो कि आपका स्टेपल ना होकर फिलामेंट होता है, ठीक? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। पूछा क्या गया है? पूछा गया है स्टेपल तंतु का उदाहरण, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है सूती वस्त्र तैयार किया जाता है किससे? भेड़ से, बकरी से, कपास से, रासायनिक पदार्थ से। तो हमें पता है ये जो भेड़ और बकरी हैं, इनसे हमें ऊन प्राप्त होता है, और ये जो
हमारा कपास है, कपास से हमें सूती वस्त्रों की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। आपको बताना है एमपीओ का पूरा नाम। ये आप जो एमपीओ देख रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्या मीट प्रोडक्ट ऑर्डर है, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर है, मिल्क प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मीट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन है? अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एमपीओ, तो ये आपका हो जाता है मीट मीट प्रोडक्ट ऑर्डर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो ये आपका होता है मीट प्रोडक्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। ऊन में से गंदगी निकालने के लिए प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया क्या है? क्या वो स्काउरिंग है, क्या वो सीजिंग है, क्या वो मर्सराइजिंग है, या फिर टेंटरिंग है? अगर ऊन से गंदगी, आपको पता है जो ऊन के भेड़ के शरीर से बाल उतारे जाते हैं, भेड़ बकरी जो भी है, तो जानवरों के जब शरीर से बाल उतारा जाता है, पहली बात तो ये जो आप बाल काट रहे हैं, इसके काटने की प्रक्रिया है सियरिंग कहलाती है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो बाल जो उतारने की प्रक्रिया है वो सियरिंग कहलाती है। जब आप इसे उतारते हैं तो इसमें तमाम प्रकार की गंदगी होती हैं। कुछ प्राकृतिक इसमें वसा पाए जाते हैं, जैसे आपका और हमारा बाल है। अगर अभी आप इसमें शैम्पू ना लगाइए, जैसे आज आप शैम्पू कर लीजिए, आप इस पर तेल ना लगाइए, तो आप 2-3 दिन बाद देखेंगे आपके बाल बिल्कुल ऐसे चिपचिपे से हो जाएँगे। ठंडी में तो थोड़े दिन चलते भी हैं, 3-4 दिन, लेकिन गर्मी में आप देखेंगे दूसरे से तीसरे दिन ही आपके बाल थोड़े से चिपचिपे हो जाएँगे। तो वैसे ही जो जानवर होते हैं, अब उनको कोई शैम्पू तो रोज़ करता नहीं है, तो उनके भी बाल जो होते हैं, उनमें भी वसा की परतें पाई जाती हैं, गंदगी पाई जाती हैं। तो जब इनको आप उतारते हैं, तो इनके गंदगी को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है, क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है स्काउरिंग। क्या कहलाती है? वो स्काउरिंग कहलाती है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन है। आपको पता है कि जो आपके, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन जगत के रेशे हैं, प्रोटीन जगत के 2 रेशे हैं, एक होता है ऊन और दूसरा होता है रेशम। और इनमें, ऊन में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रोटीन का नाम आपको बताना है। क्या वो फाइब्रिन प्रोटीन है? क्या वो एल्बुमिन प्रोटीन है? क्या वो ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, या फिर वो केराटिन प्रोटीन है? तो हमें पता है कि ये जो फाइब्रिन प्रोटीन है, ये आपका रेशम में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, लेकिन ऊन में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो है केराटिन है। क्या है? केराटिन प्रोटीन ऊन में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित तंतु में से किसकी लचक सबसे अच्छी होती है? ये जो लचकपन होता है ऊनों में, सॉरी रेशों में, तो ये किसमें सबसे ज़्यादा होता है? ऊन में होता है, पॉलिएस्टर में होता है, उपरोक्त दोनों में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं लचक की, तो ये जो लचक होता है ये ऊन और पॉलिएस्टर इन दोनों में पाया जाता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको बताना है सूती, रेशमी, लिनन या फिर ऊन। तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किस प्रकार के रेशे को साफ करने के लिए आप मार्जन का प्रयोग करते हैं? सूती रेशे को साफ करने के लिए, रेशमी रेशे को साफ करने के लिए, लिनन रेशे को साफ करने के लिए, या फिर ऊनी रेशे को साफ करने के लिए? गंदगी किसमें सबसे ज़्यादा है? गंदगी आपके ऊन में है। तो ऊन को साफ करने के लिए, ऊन के जो धागे हैं उनको साफ करने के लिए आप मार्जन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। अल्पाका अल्पाका रेशे के व्युत्पत्ति किस से होती है? यानी कि आपको बताना है कि जो अल्पाका रेशा है आपको किससे प्राप्त होता है?
भेड़ से, बकरी से, ऊंट से या फिर खरगोश से? अगर हम बात कर रहे हैं अल्पाका से प्राप्त होने की, तो ये आपका भेड़ है। क्या है? भेड़ है, जिससे आपको प्राप्त होता है रेशा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, मेडुला की उपस्थित किसकी विशेषता है? यानी कि आपको बताना है निम्नलिखित रेशों में से, जो रेशे आपको नीचे दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा रेशा है जिसमें आपको मेडुला देखने को मिलता है? क्या वो सूती है? क्या वो ऊनी है? क्या वो नायलॉन है? या फिर वो सिल्क है? अगर हम बात कर रहे हैं मेडुला की, तो मेडुला आपको देखने को मिलता है ऊनी रेशे में। जिस रेशे में जिस रेशे में मेडुला जितना छोटा होगा, वो ऊन उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। आर्द्र ताप व दाब में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं। क्या इसे गिनिंग कहते हैं, फेल्टिंग कहते हैं, कंघी करना कहते हैं या फिर गलाना कहते हैं? यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आर्द्र ताप व दाब से जो ऊनी रेशे होते हैं, अगर जब आप ऊनी रेशे को ताप, दाब व आर्द्रता के द्वारा आपस में चिपका देते हैं, सटा देते हैं, तो ये कौन सी विधि कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी फेल्टिंग। ठीक, ये फेल्टिंग से आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके नेट में, आपके एलटीजीआईसी में, आपके ये पीजीटी में, टीजीटी में, जितने भी एग्ज़ाम हैं, डाइट, प्रवक्ता, जो भी है, सब में पूछा जा चुका है, सब में पूछा जा चुका है ये फेल्टिंग वाला। फेल्ट क्या है? फेल्टिंग क्या है? किस तरह से बनाया जाता है? रेशों को आपस में उलझा कर कैसे बनाया? मतलब हर तरह से इस क्वेश्चन को तोड़-मड़ोड़ कर आपके सामने रखा जा चुका है। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्बल रेशा है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको सारे के सारे प्राकृतिक तंतु दिए गए हैं। आपको बताना है कि जो ये प्राकृतिक तंतु दिए गए हैं, इसमें से सबसे निर्बल रेशा कौन-सा है? सबसे कमज़ोर रेशा कौन-सा है? क्या आपका ये कपास है, ऊन है, रेशम है या फिर लिनन है? अगर हम सबसे कमज़ोर रेशा बात कर रहे हैं, तो वो है आपका ऊन। प्राकृतिक जगत में सबसे कमज़ोर रेशे आपके जो यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें आपका ऊन आता है। अगला क्वेश्चन है, कभी भी जब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक? जैसे आपको यहाँ पर जो भी दिया जाता है, जैसे आपने अभी देखा तौलिया बनाने का, तो कपास था, आपने कपास लगाया, लिनन होता तो हम लिनन लगाते। इसी तरह से अगर आपका जो भी क्वेश्चन दिया जाए, उसको हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए, अपना दिमाग फालतू का मत लगाइएगा, ठीक? क्वेश्चन नंबर 47 है, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सर्वाधिक लचीलापन पाया जाता है? कपास है, रेशम है, ऊन है या फिर लिनन है? अगर हम लचक की बात कर रहे हैं, लचीलेपन की बात कर रहे हैं, तो वो आपका ऊन होता है। ऊन ही आपका एक ऐसा रेशा है जो कि सबसे अधिक जिसमें लचीलापन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्राकृतिक की बात की जा रही है। प्राकृतिक में आपका ऊन होता है जो कि सबसे लचीला होता है। हालाँकि ये सारे के सारे आपके प्राकृतिक ही दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आपको बताना है कि ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है, कहलाता है क्या? अल्पाका, वकल, कैनवास, कैलिको? तो आपको बताना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो कि लामा लामा पेस्को के ऊन से प्राप्त किया जाता है, वो आपका होता है कैलिको। क्या होता है? वो होता है आपका कैलिको। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस रेशे को पानी में भिगोने पर उसकी मजबूती कम होती है? क्या वो सूती है, ऊनी है, लिनन है या फिर आपका रेशमी है?
हम बात कर रहे हैं पानी में भिगोने की, यानी कि जब आप ये जो आपका ऊनी रेशा है, इसको पानी में भिगोते हैं तो ये अपनी मजबूती खो देता है, इसकी मजबूती में कमी आ जाती है। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये कितने प्रतिशत तक इसमें कमी आती है, कितने प्रतिशत तक इसकी मजबूती में कमी देखने को आपको मिलती है। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्राणिज रेशे में शामिल है रेशम, ऊन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं उसमें 3 होते हैं। प्राकृतिक रेशे में 3 रेशे होते हैं, जिसमें से आपने एक देखा था क्या? एक आपने देखा था प्राकृतिक में वानस्पतिक देखा था, एक आपने देखा था प्रोटीन रेशा देखा था और एक आपने देखा था खनिज। तो वनस्पति में आपने क्या देखा था? कापोक, हेमी, रेम, मनीला, कोयर, ये सारी चीजें आपने देखा था वनस्पति में। प्रोटीन में प्रोटीन जगत के 2 रेशे थे आपके, रेशम और ऊन, इन्हीं को आप प्राणिज जगत के रेशे कहिए, इन्हीं को आप प्रोटीन जगत के रेशे कहिए, ये दोनों एक ही हैं, ठीक। बाकी खनिज में आपने एस्बेस्टॉस और सोना चांदी इन सब की बात की ही थी। तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन जो कि हमने लिए थे टेक्सटाइल से। ये आज की सीरीज में आपने 50 क्वेश्चन किए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, 1 या 2 क्वेश्चन छोड़कर। देखिए, जब आप यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, जब अगर सामने वाला व्यक्ति उस क्वेश्चन को पढ़ रहा है तो ज़्यादा संभावना होती है कि हमसे गलतियाँ पकड़ी जाएँ। लेकिन जब हम खुद से क्वेश्चन पढ़कर आंसर देते हैं, तो आप सच-सच बताइएगा कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करते हैं या नहीं? यहाँ पर अगर आपके 50 के 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी ये है कि जो क्वेश्चन आपसे बीच-बीच में पूछे गए हैं, उनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए, ठीक? हालाँकि मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आपने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो। अगर नहीं ली हैं, तो प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासेस पड़ी हैं। आपके होम मैनेजमेंट के नाम से हैं, टेक्सटाइल के नाम से हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से हैं, होम मैनेजमेंट के नाम से हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से हैं, यहाँ तक कि हमने फिजियोलॉजी की भी क्लास ली है। वैसे तो आपके 5 ब्रांच होते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि गृह विज्ञान के कितने शाखाएँ होती हैं? तो मुख्य रूप से गृह विज्ञान की 5 ही शाखाएँ होती हैं। कौन-कौन सी? जिसे हमने पढ़ रखा है, एक तो आपका एक्सटेंशन एजुकेशन होता है, न्यूट्रिशन साइंस होता है, टेक्सटाइल होता है, होम मैनेजमेंट होता है और चाइल्ड डेवलपमेंट। यही 5 मुख्य ब्रांच आपके होते हैं, किसके? जो आपके गृह विज्ञान है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि गृह विज्ञान के मुख्य रूप से कितने शाखाएँ हैं? साथ ही साथ आपसे ऐसे भी पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से गृह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको इन पाँचों ब्रांच का नाम रखना है, यहीं से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 क्वेश्चन तो डेफ़िनेटली बन जाते हैं। तो आपको इन्हें ध्यान रखना है, जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं इन्हें रिवाइज़ करते रहिएगा, क्लास अपनी एक बार रिवीज़न ज़रूर करिएगा। आज के लिए हम यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उनके आंसर ज़रूर दिया कीजिए। हालाँकि ये मैं कहती तो रोज़ हूँ, लेकिन आंसर कभी नहीं आता है। ठीक? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।